Good day, students. Myself, Dr. Monica Khetarpal, Associate Professor of Physics in Government Dungar College, बीकानेर। अपनी बीएससी पार्ट सेकेंड की लेक्चर सीरीज में मैं आपको थर्ड पेपर ऑप्टिक्स पढ़ा रही थी। आज अपन तंतु प्रकाशिकी फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अपनी ये जो 21st सेंचुरी है, ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर बेस्ड है। मतलब दूर संचार जो है ये पूरी तरह से तंतु प्रकाशिकी के ऊपर आधारित है। अपने को किसी भी सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसके लिए तरंगों की आवश्यकता होती है। ऐसी तरंगे जो हमारे सिग्नल को, संकेत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, इन तरंगों को हम वाहक तरंगे, कैरियर वेव्स कहते हैं। जो हम बोलते हैं अर्थात ध्वनि तरंगों, इनके लिए हमें आवृत्ति जो चाहिए वो होती है 300 किलोहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज की। ये तरंगे रेडियो तरंगे होती हैं। तो हमें ध्वनि तरंगों को साउंड वेव्स के प्रोपोगेशन के लिए जो कैरियर वेव्स चाहिए वो होती हैं रेडियो वेव्स। और टीवी सिग्नल्स के लिए जो हमें कैरियर वेव्स चाहिए उनके लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए, 30 मेगाहर्ट्ज से भी ज्यादा। टीवी सिग्नल को प्रोपोगेट करने के लिए हमें 30 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की सिग्नल वेव्स चाहिए। तो टेलीकम्युनिकेशन जो है, दूर संचार जो है, पूरी तरह से तंतु प्रकाशिकी के ऊपर आधारित है। अर्थात हमें तरंगों को, अगर हम उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वाहक तरंगे, कैरियर वेव्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये जो कैरियर वेव्स हैं ये एक पथ के रूप में चलेंगी, तो उसके लिए हमें तरंग पथ, वेव गाइड अपने को बनानी होगी। वेव गाइड के लिए कुछ बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो अपने को पहले आने चाहिए, तो मैं पहले ब्रीफ में वो टॉपिक्स आपको बताऊंगी। तो वेव गाइड पढ़ने से पहले, ऑप्टिकल फाइबर की स्टडी करने से पहले अपने को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में आना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है ये अपने को मालूम होना चाहिए। यहाँ पर ये मैंने दो माध्यम लिए हैं, एक तो है सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। ये डेंसर है एंड द अदर मीडियम विच आई एम चूजिंग इज रेयरर। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी लाइट वेव ले रहे हैं, पहली तरंग मैंने मानी है। ये इन दोनों माध्यमों के सरफेस के ऊपर टकराती है। तो हमें पता है जब कोई भी लाइट वेव सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया है कि पहली किरण जब इस सरफेस के ऊपर टकराती है तो ये नॉर्मल से दूर होकर के रिफ्लेक्ट हो रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल रहे हैं। मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रही हूं, अर्थात मैंने अब आपतित किरण को ये वाली लिया है जिसको हमने 2 से दर्शाया है। तो जब हमारे पास ये वाली आपतित किरण है तो सतह पर टकराने के बाद अपवर्तन कोण मेरा 90 हो जाता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल आर 90 के बराबर हो, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और इस क्रिटिकल एंगल को हम IC से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जब आपतित किरण 2 है
तो एंगल I बराबर IC हमने माना है। अब हम हमारा आपतन कोण बढ़ा रहे हैं, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, एंगल I IC से बड़ा ले रहे हैं और इस किरण को मैंने यहाँ पर 3 नंबर से दिखाया है। ये हमारी आपतित किरण है। इस स्थिति के अंदर क्या होता है, ये किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर के उसी माध्यम में लौट आती है, अर्थात प्रकाश किरण विरल माध्यम में नहीं जाती, यह वापस सघन माध्यम में आ जाती है। The light ray does not goes to a rarer medium, it returns back to the denser medium. तो ये वाला जो कंडीशन है, इसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति कहते हैं। This is the condition of total internal reflection. अब स्नेल का नियम हम जानते हैं। स्नेल का नियम है N1 sin I1 बराबर N2 sin R। I आपतन कोण, R परावर्तन कोण और N1 और N2 ये जो हमारे दो माध्यम हैं, इनके अपवर्तनांक है। मैं स्थिति मान रही हूं जब मेरा आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, अर्थात इस स्थिति के ऊपर R बराबर 90 होगा। तो यहां से I का मान IC रख दूं, साइन 90 रख दूं, तो IC का मान हम निकाल सकते हैं। IC आ जाएगा साइन इनवर्स N2 बाय N1। ये हमारे पास स्थिति आ गई। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन आ गई कि प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। लाइट रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और हमारा जो आपतन कोण है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, और आपतन कोण जो हमने लिया है ये हमारा सघन माध्यम में होना चाहिए। अब अपन प्रकाशिकी तंतु के बारे में देखेंगे। इसके अंदर अपन एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की, कांच की या क्वार्ट्ज से बनी हुई एक कोर ले रहे हैं। ये जो कोर है ये बहुत पतले पतले रेशों से बनी होती है। अब इस कोर के दोनों तरफ जो एक लेप करते हैं उसको हम परिनिधान परत कहते हैं। इट इज कॉल्ड क्लेडिंग लेयर। इनका अपवर्तनांक कोर और क्लेडिंग का इस तरह से होता है, कोर का अपवर्तनांक अधिक होता है और क्लेडिंग का अपवर्तनांक कम होता है। ये पदार्थों का चयन हम ऐसे करते हैं। अब हमारे पास आपतित किरण आ रही है। ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से, जो कि हमारा कोर है, ये विरल माध्यम की ओर जाती है जो कि हमारी क्लैडिंग है। आपतन कोण इस तरह से होता है कि यह क्रांतिक कोण से अधिक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो अभी अपन ने देखा था कि ये कंडीशन है तो अपने पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास जो आपतित किरण है कोर के अंदर आई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से उसी माध्यम में वापस आ गई। तो ये निचले पृष्ठ से टकराती है। यहां पर भी वही स्थिति आएगी, आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा। तो बार बार की प्रक्रिया आने से हमारे पास ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी।
तो हमारे पास प्रकाश किरण का पूर्ण परावर्तन होता है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर हैं, ये दो तरह के होते हैं। पहला प्रकार है सोपानी अपवर्तनांक तंतु, स्टेप इंडेक्स फाइबर, और दूसरा है प्रवणता अपवर्तनांक तंतु अर्थात ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर। तो अब अपन इन दोनों तंतुओं के बारे में देखेंगे। अपना पहला तंतु है स्टेप इंडेक्स फाइबर, सोपानी अपवर्तनांक तंतु। हमने देखा है कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एक तो कोर होता है, अंदर वाला भाग, और बाहर वाला भाग जो किनारे हैं उसको हम क्लैडिंग कहते हैं। इस तंतु के अंदर हम जो कोर लेते हैं, अंदर वाला भाग, वो लेते हैं अधिक अपवर्तनांक का, और जो बाहर ये लेयर है क्लेडिंग लेयर, वो कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ की होती है। तो ये हमारा सोपानी अपवर्तनांक तंतु है। अंदर का भाग तो कहलाता है फाइबर कोर है, तंतु कोर, और ये जो बाहर की दो लेयर हैं इनको हम परिनिधान परत क्लैडिंग लेयर कहते हैं। अब इसके ऊपर प्रकाश आपतित हो रहा है। ये बाहर जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक मान रहे हैं n0 के बराबर, और कोर जो हमारा पदार्थ है, इस पदार्थ का हमने अपवर्तनांक माना है n1, और क्लैडिंग वाला जो पदार्थ है इसका अपवर्तनांक मेरे पास n2 के बराबर है। बाहर से आपतित किरण कोर के ऊपर आ रही है, माना ये किरण अभिलंब के साथ कोण जो बना रही है आपतित किरण, कोण है हमारे पास अल्फा के बराबर। जैसे ही ये सतह पर टकराएगी, यहां से परावर्तन होगा। मैं मान रही हूं मेरे पास परावर्तन कोण है बीटा के बराबर। तो n0 वाले माध्यम से किरण मेरे पास n1 वाले माध्यम के अंदर आई। तो यहाँ पर हम स्नेल का नियम लगा दें, तो स्नेल के नियम से क्या आ जाएगा, n0 साइन अल्फा 1 बराबर n1 साइन बीटा। अब ये जो किरण है ये परत के ऊपर टकराती है, यहाँ पर आपतन कोण बना रही है गामा के बराबर। हम मान रहे हैं कि यहाँ पर यह आपतन कोण इतना है कि हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन फॉलो हो रही है। That means a condition of total internal reflection is followed। अर्थात हमारे गामा का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। गामा का मान हमने माना हुआ है कि यह मान क्रांतिक कोण से अधिक है। तो क्रांतिक कोण से अधिक ले, गामा ग्रेटर देन आईसी ले ले। आईसी कितना है, क्रांतिक कोण, जो कि बराबर है साइन इनवर्स n2 बटा n1 से। तो यहाँ पर अपन साइन गामा का मान चित्र से निकाल लें। ये मेरे पास अभिलंब है, यहाँ पर भी हमने अभिलंब खींचा है। इन बिंदुओं को मैं कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी से लिख रही हूं। तो यहाँ से चित्र से साइन गामा का मान मेरे पास आ जाएगा c बटा a। पर इस त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री के कोण की वजह से पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो a स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हम c बाय a का मान निकाल रहे हैं। c बाय a का मान कितना आ गया, √1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ये c बाय a का मान मैं यहाँ इस समीकरण में रख रही हूँ। तो मेरे माध्यमों का अपवर्तनांक का अनुपात आ जाएगा n2 बटे n1 लेस देन √1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, या हम कह सकते हैं b बाय a लेस देन √1 माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। अपन चित्र में देखें
और यहां से देखें साइन बीटा का अगर मैं मान निकालूं, ये वाला कोण मेरे पास ये वाला कोण बीटा के बराबर है। तो मैं मेरे त्रिभुज में साइन बीटा का मान निकाल रही हूं। साइन बीटा कितना आ जाएगा? b/a के बराबर। तो साइन बीटा की जगह मैं b/a रख सकती हूँ। तो यहाँ पर हम b/a को साइन बीटा के बराबर रख रहे हैं। साइन बीटा रख दें तो कंडीशन क्या बन जाएगी? n1 साइन बीटा लेस देन अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। परंतु हम पहले ही n1 साइन बीटा का मान निकाल चुके हैं स्नेल के नियम से n0 साइन अल्फा के बराबर। तो n1 साइन बीटा की जगह मैं रख रही हूं n0 साइन अल्फा। ये जो फैक्टर है n0 साइन अल्फा, इसको हम न्यूमेरिकल अपर्चर अर्थात संख्यात्मक द्वारक कहते हैं। हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संचरण के लिए क्या कंडीशन आ गई कि न्यूमेरिकल अपर्चर का मान ये कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर के। अब अपन दूसरा जो ऑप्टिकल फाइबर है, जिसको कि हम प्रवणता अपवर्तनांक तंतु कहते हैं, ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर, इसके बारे में अपन देखेंगे। ये मेरे पास चित्र है प्रवणता अपवर्तनांक तंतु का। प्रवणता अपवर्तनांक क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पर? ये हमने इस तंतु का बीच की मुख्य अक्ष मानी है, जिसको कि यहाँ पर A से दर्शाया है। हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे इस तंतु को छोटी छोटी परतों में विभाजित कर रहे हैं और ये जो परतें हैं, इनका अपवर्तनांक भी हम मान रहे हैं अलग अलग है। जैसे जैसे हम इस मध्य परत से, जिसको कि हमने A से दर्शाया है, इससे दूर जाते हैं, दूरी बढ़ाते हैं, तो अपवर्तनांक लगातार कम होता जाता है। अर्थात हम सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रहे हैं। That means we are moving from a denser medium to a rarer medium when we move from the central main surface. अब हम क्या कर रहे हैं? हम हमारी आपतित किरण मान रहे हैं बाहर से टकरा रही है। बाहर से ये आपतित किरण जहां से टकरा रही है, उस परत के लिए हम अपवर्तनांक मान रहे हैं n1। ऐसे ही आगे वाली परतों के लिए अपवर्तनांक मैंने माना है n2, n3 और हमने ये माना है कि n1 का मान n2 से अधिक है और ये n2 का मान आगे वाली परत जो C परत है उसके अपवर्तनांक से अधिक है। अब बीच वाली परत के ऊपर जो कि A है, इसके ऊपर आपतित किरण आ रही है। यहाँ पर आने पे परावर्तन हुआ, फिर यह A और B की जो सीमा है उसके ऊपर आपतन कोण α1 बनाते हुए टकरा रही है। मैं मान लूं यहाँ परावर्तन पर ये जो कोण है इसको मैं β1 लिख लूं, तो ये कोण β1 किसके बराबर आएगा? क्योंकि ये दो समानांतर किरणें हैं, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से β1 बराबर आ जाएगा α2 के। तो कंडीशन क्या आ जाएगी? स्नेल के नियम से n1 sin α1 बराबर n2 sin α2। ये तो हमने कंडीशन ली है जब हमने AB परत की परिसीमा मानी है। अब ये जो किरण है ये टकरा रही है B और C की परिसीमा से। यहाँ पर भी फिर वही प्रक्रिया होगी, तो यहाँ पर भी हम स्नेल का कंडीशन लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा? n2 sin α2 बराबर n3 sin α3। तो हमारे पास विभिन्न परतों से ये कंडीशन बार बार आती जाएगी।
तो इस कंडीशन को, स्नेल की कंडीशन को मैं जनरल फॉर्म में लिख रही हूं, n1 sin अल्फा 1 बराबर n2 sin अल्फा 2 बराबर nr sin अल्फा r, अर्थात n sin अल्फा बराबर कांस्टेंट। तो यहां से अपन देख सकते हैं जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान कम होगा, हमारे पास आपतन कोण लगातार बढ़ता जाएगा। तो आपतन कोण बढ़ रहा है और अपवर्तनांक हमारा कम हो रहा है। तो हमारे पास एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पर जैसे हमने दर्शाया है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन आते ही तरंग वापस इसी कैविटी के अंदर वापस मुड़ जाएगी। तो ये हमारी वापस उसी कोर के अंदर उसका गमन हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने अपवर्तनांक लिए हैं विभिन्न परतों के, वो प्रवणता के रूप में हमने माने हैं। ये दो तरह के अपने ऑप्टिकल फाइबर हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर। यह जो प्रवणता अपवर्तनांक वाला तंतु है, इसकी यह विशेषता है कि इससे जो प्रकाश किरण निकल रही है वह सारी समान पथ तय करती हैं और जो लाइट है वो स्पंद के रूप में हमें मिलती है, अर्थात प्रकाश स्पंद के संचरण के रूप में हमें मिलती है। तो आजकल की जो हमारा दूर संचार का युग है, उसके अंदर हम ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ज्यादा यूज है। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर देयर इज अ ग्रेट यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। हम इन तंतुओं को मिला करके एक ऑप्टिकल पाइप बनाते हैं, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेज सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।